जिनके सीने में ये बहुत ज़्यादा जलन रहती है एसिडिटी की वजह से, तो उन्हें क्या करना चाहिए? ये मैं डंके की चोट पे बोल रही हूँ और मैंने उनको ये अपने हर्ब्स और डाइट प्लान से ठीक किया। लेके लोगों का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, पूरा पाकिस्तान तेजाबियत का मरीज बन गया, टॉफी की तरह मिल रही है। इतनी फजूल दुआई है ना ये। हम खाना डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे होते? स्टमक में तेजाब के कम होने से आपकी इम्यूनिटी तो जो नीचे जाना शुरू होती है वो होती है। आपके जितने भी इंडाइजेशन के डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी आंतों के सोजिश वाले, शुरुआत ही आपके स्टमक के एसिड कम होने से होती है। तो ये भी हमारी गट से रिलेट करता है कि हमने इतनी इतनी तोंद निकाली हुई है। ये 4 टाइप की बेली है। अब जिस टाइप की बेली है उस तरह का इलाज है। हार्मोनल बेली और स्ट्रेस बेली, आप 24 घंटे में से 25 घंटे भी जिम कर लें, कभी कम नहीं होनी है। आप सब चाहें तो आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। आपको अपना पेट हल्का लगेगा, साथ चिपका हुआ लगेगा, मूड अच्छा लगेगा, एनर्जी ऊपर लगेगी और आप हैरान हो जाएंगे कि उठने के बाद 3-4 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी। हम हाजमे के मसाइल से गुजर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे सीने में बहुत ज़्यादा जलन रहती है, और जब भी सीने में जलन होती है तो हम मेडिकेशन यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दवाइयाँ आपकी पूरी हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचाती हैं? और हाजमे के मसाइल की वजह से या तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे होते हैं या हमें लूज मोशंस लग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? ये गट हेल्थ क्या है, और अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो इसकी वजह से आपका बेली फैट क्यों हो जाता है? आप अपने बेली फैट को घर बैठे किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब आज हम जानेंगे इस एपिसोड में डॉक्टर सहर चावला से, जो कि एक बेहतरीन डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट है। इस एपिसोड को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर सहर चावला। आज आप हमारे साथ हमारे सेट पे मौजूद हैं और हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं, जिससे हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसा मसला है जो हर इंसान का है, हर घर में मौजूद है। हाजमे के मसाइल हमें नहीं समझ में आ रहा होता, हमारे सीने में जलन क्यों होती है, हम खाना डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे होते। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो एसिडिटी है। तो मुझे ये बताएं कि इसकी रूट कॉज क्या है, वजह क्या बनती है एसिडिटी की? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एसिडिटी की रूट कॉज, बल्कि इनफैक्ट मैं ये कहूँगी कि हाजमे के मसाइल की रूट कॉज क्या है। आपके पास डाइजेशन के जितने भी मेजर डिसऑर्डर्स हैं, इस पर मैं बहुत ज़्यादा बात कर भी चुकी हूँ और करती रहूँगी बिकॉज लोग भूल जाते हैं। वो आपके पास स्टमक में तेज़ाब का कम होना है। स्टमक में तेज़ाब के कम होने से आपकी इम्यूनिटी तो जो नीचे जाना शुरू होती है वो होती है। आपके जितने भी इंडाइजेशन के डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी गट आपकी आंतों के सोजिश वाले, इन्फ्लेमेशन करने वाले, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हैं, चाहे आपका IBS हो गया, आपका IBD हो गया, उन सब की शुरुआत ही आपके स्टमक के एसिड कम होने से होती है। और इसमें आपके जिगर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब एक चीज़ सबको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि एक नेचुरल अमल है कि 30 से 35 साल की उम्र के बाद हमारा, जैसे हमारी बॉडी के बाकी फंक्शंस डिक्लाइन करते हैं, हमारा स्टमक एसिड भी कम होना शुरू हो जाता है। तो हमारा काम है कि हम उसको मेंटेन करें। उसका ये मतलब नहीं है कि बाहर से आप तेज़ाब पी रहे हैं। उसका ये मतलब है कि आप अगर अपनी डाइट में 100% ऑर्गेनिक, रॉ, अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर। अब नाज़रीन कहेंगे डॉक्टर साहब ने इतना लंबा नाम क्यों लिया? देयर इज़ अ रीज़न मैंने लिया। आप अगर सेब का सिरका लेते हैं, वो अगर रॉ नहीं है, 100% ऑर्गेनिक नहीं है, अनफिल्टर्ड नहीं है, विद मदर नहीं है, तो वो काम नहीं करेगा और वो आपको लेना भी नहीं चाहिए। इसलिए 30 से 35 साल के बाद सब लोगों ने, सिवाय उनके जिनके जिस्म की तासीर ठंडी है, यानी उनको खट्टा सूट नहीं करता, जिनको नहीं सूट करता उनको पता होता है, आप सब अगर इसका 1 टीस्पून पानी के ग्लास में स्ट्रॉ के साथ, क्योंकि ये एसिडिक होता है, नाश्ते से 30 मिनट पहले लेना शुरू कर दें, 90% पाकिस्तानी अवाम हाजमे के मसाइल से बच जाएगी। यही वजह है कि मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला, मेरी ब्रांड का पाकिस्तान में बहुत लोगों को पता है। मैंने अपना 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर भी बड़ी मुनासिब प्राइस में लॉन्च किया है। आप लोग चाहें तो www.holisticwisdombysaharchavla.com से ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपको खट्टा अगेन सूट करता है और अगर आपको गट का प्रॉब्लम इतना नहीं बढ़ गया हुआ कि आपके यहाँ पर जलन रहती है, तो सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको कभी हाजमे का कोई मसला नहीं होगा। वाओ, अमेजिंग। मतलब ये कितना छोटा सा एक टोटका है
ठीक है, जो हम करें तो हम इस तरह के मसाइल से दूर रह सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि गट का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो गया कि आपको यहाँ पे जलन रहती है, ये गट क्या होती है? आपके माउथ कैविटी से लेके आपकी बड़ी आंत तक, आपके एनल होल तक जहाँ से पखाना निकलता है, ये सारा हिस्सा आपका गट है। यानी आपकी माउथ कैविटी भी हो गई, वो आपकी बॉडी के सारे पार्ट्स जो आपके पास खाना हजम करने में इस्तेमाल होते हैं। आपका फूड पाइप भी हो गया, उसके बाद आपका स्टमक आ गया, आपका पेंक्रियाज आ गया, जो आपके पास आपका पेंक्रियाज इंटेस्टाइन से पहले होता है, एक ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इंसुलिन भी हमारे पेंक्रियाज से ही बनती है, और ये पेंक्रियाज डाइजेस्टिव एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को हजम करने वाले एंजाइम्स ऐसे थ्रो करता है छोटी आंत में। फिर आपकी छोटी आंत आ गई, फिर आपकी बड़ी आंत आ गई, फिर आपके पखाने का सुराख आ गया। ये सारा हिस्सा आपका गट है। और ये आपने बहुत अच्छा किया, आपने पूछा है। मैं चाहती हूँ पाकिस्तान का जो लेमैन है वो एजुकेटेड हो, उसको पता हो कि गट चीज़ क्या है। इस पूरे एरिया में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपके गट का प्रॉब्लम है। आपकी माउथ कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके खाने की डाइजेशन में। इतने सारे लोगों के डाइजेस्टिव इश्यूज़ तो इकरा सिर्फ इसी बात से सॉल्व हो जाते हैं अगर वो खाना स्लो खाना शुरू कर दें। ये एक बड़ी रिफ्लेक्स हैबिट है, और मैं सब लोगों को कहती हूँ कि आप इसको वॉलंटरी यानी अपनी मर्जी से इस हैबिट को आप डेवलप करें। जब भी खाने का लुकमा आप लेते हैं 15 से 20 बार उसको चबाएं, स्लो। आपकी जो माउथ कैविटी होती है उसमें सबसे पहला डाइजेस्टिव एंजाइम हमारी माउथ कैविटी में होता है एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाला। आपकी रोटी बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है। इतनी सारी डाइजेशन तो आप माउथ कैविटी में ही कर देंगे, आप अपनी अंदर की बॉडी के लिए काम आसान कर देंगे। जो आपकी प्रोटीन होती है उसका डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए अल्लाह ताला ने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग हथियार रखा हुआ है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और वो है आपके स्टमक का तेज़ाब। तो प्रोटीन की डाइजेशन आपकी ओरल कैविटी में नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट की शुरू हो जाती है। स्टमक में आपकी प्रोटीन की डाइजेशन होती है। अभी हम शो से पहले भी बात कर रहे थे, आप मुझे कही थी आप कितने बजे खाना खा लेती है। मैं कहती 3-4 या मैक्सिमम 5 बजे तक मैं खाना खा लेती हूँ। वो इसलिए क्योंकि मोस्टली डिनर में प्रोटीन होता है, और सबके डिनर में मोस्टली प्रोटीन होना चाहिए। अगर आप रात को बिल्कुल सोने से पहले खाना लेंगे, और ज़ाहिर आप खाना लेंगे और उसमें दाल, गोश्त, कुछ तो प्रोटीन शामिल होगा ना, अंडा, शामी वगैरह, तो ये आप अपने स्टमक को बड़ी ज़्यादती करेंगे, या आप अपने स्टमक को रात को मेहनत पे लगा देंगे। अब देखिए, रात को आपकी बॉडी ने स्विच ऑफ होना होता है। आपका काम है रात को अपनी बॉडी को आराम देना। अब सोचें, आपका जिस्म सो रहा है, आपका दिमाग सो रहा है, लेकिन आपने सोने से पहले खाना डाल दिया और आपका स्टमक जाग रहा है। आपने खाना डाल लिया सोने से पहले अपनी बॉडी में, आपका स्टमक जाग रहा है। वो जो आपके गैस्ट्रिक जूसेस हैं, गैस्ट्रिक कहते हैं स्टमक के जूसेस को। जूस आपका कौन सा है? आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तेज़ाब जो स्टमक से निकलता है, वो निकल रहे अपने पंप से। जिन पंप से निकल रहे हैं उनको पेराइटल सेल्स कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप्स उसको कहते हैं। वो पेराइटल सेल से, प्रोटॉन पंप से निकल रहा है। अब आप सो रहे हैं स्टमक फूड, तो ये आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। जितने भी लोग इकरा कहते हैं ना, वो बात से बात निकल रही है कि हमें पता नहीं एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, या गट का प्रॉब्लम है। ये जब आप रात के टाइम सो रहे हैं, आपकी बॉडी और दिमाग सो रहा है, लेकिन आपका जो स्टमक है वो एसिड सिक्रीट कर रहा है, प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है ये माइंड में एंग्जाइटी प्रोड्यूस नहीं करेगा? ये डिप्रेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा? आपकी एक नर्व होती है बॉडी की, वेगल नर्व, वेगस नर्व, वो आपकी टोन मेंटेन करती है, उसको वेगल टोन कहा जाता है। और एक्चुअली इंसान के 3 नर्वस सिस्टम है। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आपका फाइट और फ्लाइट सिस्टम है, एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो आपका रेस्ट और डाइजेस्ट है, और एक है एंटेरिक नर्वस सिस्टम जो आपके गट का सिस्टम है। उसकी टोन जो नर्व मेंटेन करती है वो वेगल टोन है। जब आप रात को, बिल्कुल वेगस नर्व है, जब आप रात को सोने से पहले खाना खाते हैं आपकी वेगल टोन डिस्टर्ब होती है। अब ये नर्व गट और दिमाग दोनों को कनेक्ट कर रही है, आपको एंग्जाइटी होगी। मैं आपको उंगलियों पे गिन के नहीं बता सकती इकरा, मेरे पास कितने पेशेंट्स आए हैं जो मिसडायग्नोस्ड केसेस थे डिप्रेशन के, और असल में उनको गट का प्रॉब्लम था, और उनका गट का प्रॉब्लम ठीक करके मैंने उनकी एंग्जियोलिटिक्स, उनकी एंटी डिप्रेसेंट्स छुड़वाई हैं, और एक्चुअली वो डिप्रेशन के पेशेंट थे ही नहीं, उनकी वेगल टोन डिस्टर्ब थी। इसी वजह से गट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। एब्सोल्युटली, गट को सेकंड, यू नो, आप व्हाट इज गोइंग ऑन हेयर डिपेंड्स ऑन के गट में गुड बैक्टीरिया कितना है। आपका जो मूड स्टेबलाइज करने वाला हार्मोन है सेरोटोनिन, 90% आपका सेरोटोनिन आपके गट में बनता है। अच्छा, सेरोटोनिन कहाँ से बन रहा है? सेरोटोनिन माइक्रोब से बन रहा है। गट में हमारे गुड बैक्टीरिया भी होता है, बैड बैक्टीरिया भी होता है। अगर इसका इम्बैलेंस हो जाए, इसको डिस्बायोसिस कहा जाता है। अगर गट में गुड बैक्टीरिया कम होगा, सेरोटोनिन बनेगा ही नहीं, इंसान खुश कैसे रह सकता है? फिर वो कुछ लाइफस्टाइल भी मैंने आपको बताया वो आपका ख़राब होगा। तो अगर आपका गट ठीक नहीं है, आप 100% एंग्जाइटी के पेशेंट हैं। तो जैसे आप बता रही हैं कि अगर आपकी गट में गुड बैक्टीरिया नहीं बन रहा, सेरोटोनिन नहीं बन रहा, तो हम एंग्जाइटी या डिप्रेशन के पेशेंट हैं। 100%। बिल्कुल ठीक है। अब होता ये है कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आया, कोई स्ट्रेस आया,
या तो हम बहुत खाना स्टार्ट कर देते हैं या हम बिल्कुल खाना ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने गट को एक्टिव कैसे रख सकते हैं? क्योंकि अब अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मुझे कोई भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आए या स्ट्रेस हो जाए बहुत स्वेयर, तो मेरा खाना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, मुझसे खाना नहीं खाया जाता, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से बाइट च्यू ही नहीं होती कि मैं नीचे ले जाऊँ उसको। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपनी गट का कैसे ख्याल रख सकते हैं? अच्छा, आप जब स्ट्रेस में हैं तो हमेशा कहते हैं कि जब आप स्ट्रेस में हैं स्पेशली उस टाइम आपने हेल्दी ईटिंग करनी होती है, स्पेशली उस टाइम आपने स्टार्ची फूड से, आपने जंक फूड से और इन सारी चीज़ों से परे रहना होता है, क्योंकि शुगर, इन्फ्लेमेटरी फूड्स, वेजिटेबल ऑयल्स में पके खाने, आपके क्वेश्चन के आंसर की तरफ भी मैं आती हूँ, तो बेसिकली आपकी बॉडी में स्ट्रेस ऐड करते हैं ना, तो वो आपकी बॉडी में बायोकेमिकल स्ट्रेस ऐड करेंगे, आप इमोशनल स्ट्रेस में भी हैं, तो जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर होगा वो आपके स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल जो है उसको और ज़्यादा पीक करेगा। तो जब आप स्ट्रेस में हैं, बेटर है कि आप अपने गट को रेस्ट दें। जो आप बात कर रही हैं ना, मैंने भी आपको बताया था आपके 3 तरह के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, फाइट और फ्लाइट सिस्टम। तो जो ये वाला रिस्पॉन्स है, इसमें आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, फाइट और फ्लाइट सिस्टम, ये ओवर एक्टिव है और बॉडी एंग्जाइटी में अपने आप को डिफेंड करिए, सेव करिए। और जो आपके साथ होता है इकरा, या बहुत सारे लोगों के साथ जिनकी स्ट्रेस में एपेटाइट कम हो जाती है, वो है एपेटाइट कम हुई है, गट खराब नहीं हुआ, एपेटाइट कम हुई है। अब ये एपेटाइट कम होने का ताल्लुक दिमाग से, इस वक्त गट से नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका तो ये आपका स्ट्रेस सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है ना, यहाँ पर आप वो हर्ब्स लेंगे, उसका मतलब नहीं है कि अब आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन की दवाइयाँ लेना शुरू कर देंगे। यहाँ पे आप वो हर्ब्स लेंगे जो आपके स्ट्रेस सिस्टम को रेगुलेट करती हैं। जो अश्वगंधा है उसको किंग ऑफ आयुर्वेदिक हर्ब्स कहा जाता है, एडेप्टोजेनिक यानी स्ट्रेस रिड्यूस करने वाली। इससे आपकी नींद भी अच्छी होती है, भूख भी वापस आएगी। ये ज़्यादातर मर्दों के लिए रिकमेंडेड है। जो शतावरी है उसको क्वीन ऑफ स्ट्रेस रेगुलेटिंग हर्ब्स कहा जाता है और वो ज़्यादा ख़वातीन के लिए होती है। मेरी अश्वगंधा हर्ब भी अवेलेबल है, शतावरी हर्ब भी अवेलेबल है, और एक और मेरा प्रोडक्ट अवेलेबल है हार्मोलेंस के नाम से। उसमें मैंने शतावरी, अश्वगंधा, अशोका और आंवला ये सब कुछ डाला हुआ है। अगर आप इन हर्ब्स को लेना शुरू करें, एडेप्टोजेन क्या चीज़ होती है? अब ये शतावरी और अश्वगंधा है क्या? ये आपके पास अल्लाह ताला की बनाई वो जड़ी बूटियां हैं जो आपके स्ट्रेस सिस्टम में जाती हैं और ख़ुद से जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसकी प्रोडक्शन को रेगुलेट करना स्टार्ट कर देती हैं। एंड व्हेन दिस स्टार्ट्स गेटिंग रेगुलेटेड, आपकी एपेटाइट जो है वो वापस आएगी, यू विल बी एबल टू डाइजेस्ट फूड बेटर। फिर आप अच्छी, आपके किचन में मौजूद ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपकी डाइजेशन को आसान बना सकते हैं और आपकी एपेटाइट भी वापस ला सकते हैं। जैसे मेरा एक प्रोडक्ट है गट रिपेयर पाउडर, उसमें मैंने फेनल सीड्स डाले हैं, उसमें मैंने जिंजर डाला हुआ है, त्रिफला डाला हुआ है उसमें मैंने, और इस तरह के 2-3-4 हर्ब्स डाले हैं जो आपकी डाइजेशन को भी ईजी कर सकते हैं, आपकी एपेटाइट को भी वापस ला सकते हैं। आपने सिर्फ मेरे गट रिपेयर पाउडर का 1 टीस्पून दही में रात को सोने से पहले लेना है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आपने अश्वगंधा बताया, ये हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं? अश्वगंधा का बेस्ट जो यूजेज होता है, या जो शतावरी जड़ी बूटी भी मैंने आपको अपनी बताई है, वो रात को सोने से पहले होता है और आप उसको पानी में ले लें, क्योंकि अश्वगंधा और शतावरी जो है आपका स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं ना, तो आपको नींद भी अच्छी आती है। इनफैक्ट वो सारे लोग जिन्होंने टेंशन की वजह से वेट गेन किया हुआ है, शतावरी और अश्वगंधा उनके लिए बहुत अच्छा है। मेरी पेशेंट्स की डबल चिन खत्म हुई है मेरा शतावरी इस्तेमाल कर करके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, एक तो आपने बताया कि हम जो बहुत लेट खाना खाते हैं उसकी वजह से हमें हाजमे के मसाइल रहते हैं। एक आपने जिक्र किया कि सीने में बहुत ज़्यादा जलन रहती है तो वो सिरका मत यूज़ करें। तो जिनके सीने में ये बहुत ज़्यादा जलन रहती है एसिडिटी की वजह से, तो उन्हें क्या करना चाहिए? अच्छा, बहुत सारे लोगों के सीने में जलन एक्चुअली इससे रहती है क्योंकि उनके स्टमक में एसिड ज़्यादा नहीं होता, कम होता है। आपका जो स्टमक का ओपनिंग होती है ना, ठीक है, आपका जो ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, आपका जो फूड पाइप है उसको ईसोफेगस भी कहा जाता है, जहाँ पे वो एंड होता है वो स्फिंक्टर होता है, ढक्कन होता है। स्टमक में तेज़ाब अगर बहुत ज़्यादा हो तो वो बंद रहता है। जब स्टमक में यानी, और स्टमक में तेज़ाब बहुत ज़्यादा होना चाहिए। जब स्टमक में तेज़ाब ज़रूरत से कम हो जाए, ढक्कन थोड़ा सा खुल जाता है। आप सोचें, एक ढक्कन जिसको सिर्फ उस वक्त खुलना चाहिए जब खाना अंदर आता है और फूड पाइप, अगर वो हर वक्त खुला होगा तो स्टमक में से एसिड, बेशक स्टमक में एसिड कम है, कुछ तो है ना, लीक होके ऊपर नहीं आएगा। तो आपके ये साइकिल आप समझ गए, आपके स्टमक का एसिड कम हुआ, ढक्कन खुला, वो एसिड लीक होके ऊपर जाएगा। अब आप क्या समझते हैं? आप ये समझते हैं कि मेरे स्टमक में एसिड ज़्यादा है, और अनफॉर्चुनेटली आई एम सो सॉरी, बहुत सारे डॉक्टर्स ऑफेंड होंगे, होते हैं तो हो, आप सोचे समझे बगैर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और राइजिक और ये वाली दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा। अब ये राइजिक वगैरह, मैंने तो इतने क्लाइंट्स की राइजिक छुड़ाई है माशाल्लाह, और ये मैं डंके की चोट पे बोल रही हूँ, और मैंने उनको ये अपने हर्ब्स और डाइट प्लान से ठीक किया। राइजिक ले लेके लोगों का बेड़ा गर्क हुआ है, पूरा पाकिस्तान तेजाबियत का मरीज़ बन गया। मेहरानू, किसी को फूड पॉइजनिंग होती है उसको राइजिक पकड़ा देते हैं, किसी को डायरिया होता है उसको राइजिक पकड़ा देते हैं, किसी के स्टमक का एसिड कम है उसको राइजिक पकड़ा देते हैं, एंटीबायोटिक्स के साथ भी आप राइजिक दे देते हैं। राइजिक टॉफी की तरह मिल रही है, इतनी फजूल दवाई है ना ये।
अच्छा, अब और इसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि आपके स्टमक का जो एसिड है वो आपके पास कम हो जाता है। अच्छा जी, अब ये कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती क्या चीज़ है? आपके स्टमक में जो सेल्स एसिड सिक्रीट करते हैं उनको प्रोटॉन पंप कहा जाता है। राइज़िक एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। अब डॉक्टर्स भी इस केस को इसी तरह लेके चलते हैं, पेशेंट भी यही समझते हैं कि तेज़ाब ज़्यादा हुआ है, वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे देते हैं, तेज़ाब और कम हो जाता है। अब होता क्या है कि उस वक्त तेज़ाब बहुत कम हो जाता है, ढक्कन खुला ही रहता है, लेकिन क्योंकि कम हो जाता है थोड़ी देर के लिए पेशेंट को ना रिलीफ मिलता है, वो कहते हैं तो मैं ठीक हो गया हूँ। जितने लोग राइज़िक इस्तेमाल करें वो कहेंगे डॉक्टर साहब सही कह रही हैं। 3-4 महीने के लिए सुकून रहता है, बाद में उससे भी ज़्यादा जलन वापस आती है ना, बिल्कुल होता है। इसीलिए आती है, इसी वजह से। अगर आप उसकी जगह वही मेरा एप्पल साइडर विनेगर आप इस्तेमाल कर लें, मेरी वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे ना, मेरा पूरा एक गट रिपेयर पैकेज है। गट रिपेयर पैकेज में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इसी के ट्रीटमेंट के लिए हैं। उसमें सेब का सिरका भी है, उसमें आंवला भी है, मैं आपको बताऊंगी आंवला गट के प्रॉब्लम में यूज़ होता है। उसमें मेरा गट रिपेयर पाउडर भी है, उसमें एलो गट भी है। आपके पास ये जो एलोवेरा है ना, ये भी एक तरह से आयुर्वेदा की ही हर्ब है, इकरा। एलोवेरा की 2 चीज़ों में बहुत फ़वाइद होते हैं, एक जिल्द में, इसको आयुर्वेदा में कुमारी समथिंग कहा जाता है, और एक आपके गट में। मैंने स्किन के लिए, मास्क के लिए भी एलो स्किन भी प्रिपेयर किया हुआ है, और मेरी गट के लिए जो मेरी बॉटल अवेलेबल है, जो आप लोगों को गट रिपेयर पैकेज में नजर आएगी, वो आप पूरा ऑर्डर कर सकते हैं गट प्रॉब्लम्स के लिए। एलो गट के नाम से मैंने एक बॉटल निकाली हुई है। ये जो एलो गट की प्रिपरेशन है, अगेन ये पाकिस्तान की सब अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। इसका एक ढक्कन आपने पानी के जग में लेना है और पूरा दिन आपने वो पानी लेना है। अब ये एलो गट करता क्या है? एलो गट आपके स्टमक की जो अंदर की म्यूकस लेयर है ना, जो ये रप्चर हो गई है और स्टमक में ज़ख़म हो रहे हैं आपके पास, जिसको आप अल्सर कहते हैं, हो रहा है, और तेज़ाब उसको भी लग रहा है और जलन कर रहा है, ये एलो उसको रिपेयर करना शुरू करता है, ये उस लाइनिंग को ठीक करना शुरू करता है। अच्छा, एलो गट एक और काम करता है मेरा, वो आपके गट के गुड बैक्टीरिया को ऊपर ले जाना शुरू करता है, उसको ऑगमेंट करना शुरू करता है, आपके फूड की डाइजेशन को बेटर करता है। सो इट विल इंप्रूव योर कंडीशन अ लॉट। जैसे आपने बताया कि हमारे स्टमक में अल्सर हो रहे हैं, कुछ लोगों को पाइल का भी इशू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत बहुत कॉमन चीज़ है, और हमें ये पता ही नहीं होता कि ये इतनी बड़ी बीमारी है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, पाइल, ये सब हाजमे की वजह से हो रही होती है। इसके पीछे की रीज़न क्या होती है, और इसको हम कितने टाइम में कवर कर सकते हैं अगर हम हर्ब्स भी यूज़ करें? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ है ना, इकरा, वो एक आइसोलेटेड बीमारी है। कॉन्स्टिपेशन एक आइसोलेटेड बीमारी नहीं है। कॉन्स्टिपेशन किसी बीमारी का इजहार है, जैसे कि बाल गिरना या कुछ होता है। अगर आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की बात कर लें, जिंक की कमी से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, B1 विटामिन की कमी से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है आपको, मैग्नीशियम की कमी से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है आपको, आपका जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, जो रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम है, जो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको विटामिन B1 चाहिए होता है बाल मूवमेंट्स के लिए, कि आंतें जो है वो पखाने को मूव कर सकें, प्रोसेस कर सकें। अगर B1 विटामिन की कमी हो तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आप B1 का एक सेपरेट सप्लीमेंट ले सकते हैं, 1000 mcg डेली एम्प्टी स्टमक, या आप उसका एक फैट सॉल्युबल सप्लीमेंट ले सकते हैं, वो तेज़ी से एक्ट करता है, बेनफोटामीन के नाम से आता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो मैग्नीशियम की जो फॉर्म आपने लेनी है वो मैग्नीशियम सिट्रेट लेनी है, 500 मिलीग्राम डेली बिफोर बेड। अगर ये न्यूट्रिशन की कमी की वजह से और जगहों पे भी मैं आ रही हूँ। और जिंक की आपने जो फॉर्म लेनी है वो आपने जिंक कार्नोसिन लेनी है, 20 मिलीग्राम टू 50 मिलीग्राम डेली एम्प्टी स्टमक। जिंक को कभी खाने के साथ नहीं लेते, वो स्टमक के एसिड के साथ इंटरफेयर करता है। आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देगा, जैसे मैं किसी पेशेंट को 20-25, डिपेंडिंग उनकी क्या कंडीशन है, 30-50 मिलीग्राम मैं रिकमेंड करती हूँ। हर्ब्स में आप कॉन्स्टी रिलीफ पाउडर ऑर्डर किए। कॉन्स्टी रिलीफ में मैंने क्या क्या अब डाला हुआ है इकरा? कॉन्स्टी रिलीफ में मैंने त्रिफला पाउडर डाला हुआ है। त्रिफला पे नाज़रीन आप लोग अपनी भी रिसर्च कीजिएगा कि वो क्या नायाब चीज़ है। ये 3 आयुर्वेदिक हर्ब से मिलकर बनता है, आंवला, हरड़ और बेहड़। और इसके अलावा मैंने इसमें फेनल डाले हुई हैं, सेना लीव्स डाले हुई हैं, मैंने मिल्क थिसल डाला हुआ है, कुछ और भी चाइनीज़ मैंने हर्ब्स डाली हुई हैं। मैं अपने गट रिपेयर पाउडर का भी आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। 1 से 1.5 महीना लगेगा। 1 से 1.5 महीने में इन सिंथेटिक सप्लीमेंट्स और मेरे हर्ब्स के साथ आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ना इन सिंथेटिक सप्लीमेंट्स का कोई साइड इफेक्ट है। जैसे लोग स्काइलेक्स और लेग्जेटिव लेते हैं ना, जिसम उन पर डिपेंड करता है, इन पर आपका जिसम डिपेंड नहीं करेगा। ये दवाइयाँ नहीं हैं, ये फूड बेस्ड हर्ब्स हैं, ये आयुर्वेदिक की हर्ब्स हैं, और ये वाइटामिन हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है। 1 टीस्पून आप कॉन्स्टी रिलीफ पाउडर का लेंगे मेरा, 1 टीस्पून आप गट रिपेयर पाउडर का लेंगे। सिंथेटिक सप्लीमेंट्स का मैं इस्तेमाल बता चुकी हूँ। उसको दही में आपने रात को सोने से पहले लेना है। एलो गट, मेरे इतने क्लाइंट्स माशाल्लाह पूरा सूटकेस भर भर के मुल्क से बाहर एलो गट का लेके जाते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन है। एलो गट के 2 ढक्कन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है आपने पानी के जग में डालने हैं, और आपने पूरा दिन वो पानी पीना। ना सिर्फ आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगी, आपका गट भी अंदर से हील होगा।
कुछ लोगों को एक स्ट्रेस की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अगेन उन्होंने अपना स्ट्रेस सिस्टम जो है वो मैनेज करना है। मैं अपनी हर्ब्स बता चुकी हूँ स्ट्रेस के लिए। इसके अलावा सिंथेटिक सप्लीमेंट्स में आप स्ट्रेस के लिए मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेंगे 500 मिलीग्राम डेली बिफोर बेड। एक बड़ा ही बेहतरीन सिंथेटिक सप्लीमेंट आता है स्ट्रेस सिस्टम को मैनेज करने के लिए, एड्रीनल एंड कॉर्टिसोल सपोर्ट। 16 जड़ी बूटियों का ये मिक्सचर होता है। ये आप एक लेंगे डेली एम्प्टी स्टमक। बाकी मेरी शतावरी लेंगे आप, मेरा अश्वगंधा आप लेंगे। मर्द जो हैं वो अपने स्ट्रेस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए मेरा सुपरमैन पाउडर भी ले सकते हैं। सुपरमैन पाउडर में मैंने 3 हर्ब्स शामिल किए हैं। एक उसमें शिलाजीत है, ये टेस्टोस्टेरोन भी बूस्ट करता है। एक उसमें मक्का रूट है, एक उसमें ट्राइबलिस टेरेस्ट्रिस है। ये खासकर मर्दों के लिए मैंने लॉन्च किया है। ये उनकी इम्यूनिटी, डाइजेशन, ब्रेन फंक्शन और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना और स्ट्रेस मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। और कुछ लोगों को स्ट्रेस के साथ लूज मोशंस, मतलब जैसे आपको स्ट्रेस होगा आपका मेटाबॉलिज्म तबाह हो जाता है, या आपके पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स स्टार्ट हो जाएंगे, या आपको लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो ये हमारा मेटाबॉलिज्म जो है ये इतनी जल्दी इफेक्ट क्यों हो जाता है? अच्छा, जिन लोगों को वैसे ही हर वक्त कुछ भी खाते लूज मोशन होते हैं वो तो मोस्टली इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम होता है या IBS होता है। जिन लोगों को स्ट्रेस के साथ आपके पास लूज मोशन होते हैं, आप स्ट्रेस सिस्टम मैनेज करने के साथ साथ एक प्रोबायोटिक सप्लीमेंट 10 बिलियन CFUs, प्रोबायोटिक का जो यूनिट होता है उसको CFU कहा जाता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ट्वाइस डेली विद मील्स अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें। इसका मतलब है कि आपके नर्वस सिस्टम के साथ साथ आपका आपका गट भी वीक है, तो आपको उसमें गुड बैक्टीरिया ऑगमेंट करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आपको स्ट्रेस से फिर डायरिया होना बंद हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हमारे जितने भी हार्मोनल इश्यूज होते हैं, क्या उसमें भी हमारी गट का बहुत बड़ा रोल होता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका। मैं आपको बताऊं, इस पे मैंने पिछले दिनों एक वीडियो भी की थी आपके पास मीनोपॉज और गट इश्यूज़ में, कि जो आपकी गट होता है, ठीक है, अगर आप डाइट अच्छी नहीं लेते हैं, आपके हार्मोन्स जो हैं वो मेस्ड अप हैं और आप डाइट भी अच्छी नहीं ले रहे, फाइबर भी नहीं ले रहे, तो आपके गट ने एक एसिड बनाना होता है अल्फा ब्यूटायरेट या अल्फा ब्यूटारिक एसिड। इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं, इसके जो एंटीने होते हैं वो आपकी पूरी वेगस नर्व में होते हैं। अभी हम वेगल टोन की बात कर रहे थे ना, तो अगर अल्फा ब्यूटायरेट गट में नहीं बनेगा, आपके हार्मोन्स मेस्ड अप हैं, तो वो रिसेप्टर्स के साथ अटैच नहीं होगा और आप एंग्जाइटी में रहेंगे। जिस तरह मर्दों में टेस्टोस्टेरोन कम होने से डिप्रेशन होता है, उसी तरह औरतों में भी एस्ट्रोजन कम होने से डिप्रेशन होता है। अब ये पीरियड से पहले जो आपका प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है और ये जो औरत की पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है महीने की, जो ल्यूटियल फेज़ होता है, जो इन खवातीन के हार्मोन्स वेल बैलेंस नहीं होते हैं, उनके लिए PMS बहुत टफ होता है। वो रोती भी हैं, वो चिड़चिड़ी भी होती हैं, वो लड़ाई भी करती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन कम होता है। फिर जैसे ही पीरियड्स होते हैं, फ्लो ठीक होता है, मूड भी ठीक हो जाता है, हार्मोन वापस आ जाता है। मीनोपॉज में मैं आपको बता नहीं सकती, आप समझे अगर डेली के 40 पेशेंट अगर मेरे क्लिनिक पर आते, मेजॉरिटी 30 तो उसमें औरतें हैं और उसमें 20 वो औरतें हैं जिनको मीनोपॉज हो गया, वो खुद आके रोती हैं कि हमसे अपना मूड कंट्रोल नहीं होता, हम लड़ाई करते हैं, हम चिड़चिड़े होते हैं। तो आपके हार्मोन्स जो हैं, ना सिर्फ आपका बॉडी वेट, ना सिर्फ आपकी डाइजेशन, ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी, बल्कि आपके सोचने का जाविया और आप अपनी सिचुएशंस में रिएक्ट कैसे करते हैं उसको कम्प्लीटली मुतासिर करते हैं। एक और चीज़ बताइएगा कि हमने हार्मोन्स का तो जिक्र किया है, हमें अपने लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए, हम अपने खाने को किस तरह बेहतर करें कि हमें मेडिकेशन की तरफ भी ना जाना पड़े और हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें? मैं हमेशा कहती हूँ, ईट गॉड मेड फूड, डू नॉट ईट मैन मेड फूड। और ये जो मेरी सारी मोटिवेशन है ना अपनी ब्रांड लॉन्च करने की, 100% ऑर्गेनिक फूड बेस्ड प्रोडक्ट्स की, वो यही है कि मैं गॉड मेड फूड में बिलीव करती हूँ और गॉड मेड फूड को ही मैंने लॉन्च किया है। अब जितनी भी मेरी हर्ब्स हैं, जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे गॉड मेड हैं। मैं आपको यही कह रही हूँ, आप दवाइयाँ छोड़ें, आप जड़ी बूटी लें, आप ये चीज़ लें, आप बाज़ार के वेजिटेबल छोड़ें, आप मेरा देसी घी लें, आप प्रोसेस्ड आटे छोड़ें, आप मेरा प्रॉपर ऑर्गेनिक आटा लें, ग्लूटेन फ्री आटा लें, ये सारी चीज़ लें, आप मेरा खालिश शहद लें। अब आप देखें, हर बात में जो है वो मोटिवेशन यही है कि आप अपनी सेहत तभी मेंटेन कर सकते हैं जब आप नेचर के करीब हो जाएं। यू शुड गो ऑर्गेनिक। यानी हम जितना हर्ब्स की तरफ चले जाएं, जड़ी बूटियों की तरफ चले जाएं और मेडिकेशन से दूर हो जाएंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारेंगे। और एक और चीज़ मैं लोगों को कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों की, ठीक है, रोजी रोटी भी सोशल मीडिया पे डिपेंड करती है, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। आप ज़ाहिर अपने काम की बात लोगों तक पहुँचाएंगे तो आप अपने काम जो है और लोगों की फलाह भी उसको चला सकेंगे, लेकिन गैर ज़रूरी इस्तेमाल सोशल मीडिया का ना करें। ये भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रेस उसको ऐड करता है। देखिए जी, किसी की भी ज़िंदगी की 3D पिक्चर आपको नहीं पता होती। हर इंसान अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन पहलू जो है वो, मैं अगर आई हूँ यहाँ पे तो मैं ये मैसेज दे दूँ, वो कैमरे के सामने डालता है। आप उनके बेहतरीन पहलुओं के साथ अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ को कंपेयर करते हैं, आप उनकी
हर चीज़ नहीं देख रहे होते हैं। अल्लाह किसी को मुकम्मल जहान नहीं देता, किसी को ज़मीन, किसी को आसमान नहीं देता। अपने हालात पर कंटेंटेड रहें और अल्लाह ताला ने आपको जो हालात दिए हैं उसका बेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करें, किसी की ज़िंदगी के साथ खुद को कंपेयर ना करें। वाह, कितना मज़े का मैसेज दिया आपने। और ये सबसे बड़ा स्ट्रेस है जिसकी वजह से हम अपने गट भी ख़राब कर रहे हैं, हम अपने सेहत को भी ख़राब कर रहे हैं और हमें आइडिया नहीं हो रहा। डॉक्टर साहिद साहब एक चीज़ और बताएं कि बेली फैट, ये तो सबका मसला है, सबका, इवन यंगस्टर्स का भी है और वो जो थोड़ा 30s 40s में जा रहे हैं उनका भी मसला है। तो ये भी हमारी गट से रिलेट करता है कि हमने इतनी तोंद निकाली हुई है अपनी। अच्छा, बेली फैट की बहुत सारी टाइप्स हैं और मैंने इस पर एक वीडियो भी की थी। एक आपका बेली फैट होता है जो फैटी लिवर की वजह से होता है, ठीक है। ये वही वाला है जिसमें आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपका ब्लड शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, आपके जिगर के अंदर चर्बी आना शुरू हो गई है, फिर ऊपर चर्बी आना शुरू हो गई है, फिर उसे स्पिल आउट करना शुरू कर दी और बाकी ऑर्गन्स पे आना शुरू हो गई है, ठीक है। एक आपका फ़ैट होता है जो आपका एस्ट्रोजन डोमिनेंस या एस्ट्रोजन कम होने की वजह से मोस्टली होता है, जो हार्मोनल फ़ैट होता है। ये वो है जो आफ्टर 30, 35, 40, चाहे औरतों को पीरियड्स ख़त्म नहीं भी हुए, एस्ट्रोजन तो कम होना शुरू हो गया ना, तो उनका एकदम से बेली फैट आना शुरू हो जाता है। अब ये जो फैटी लिवर है ये ऊपर से शुरू होता है, ठीक है, ऐसे जैसे बैलून जैसा होता है। ये जो हार्मोन होता है ज़्यादातर ख़वातीन का होता है, ये नीचे वाला होता है, ये प्रॉपर, हाँ, लोअर एब्डोमेन वाला, बड़ा टिपिकल सा। और पहले बिल्कुल आप ठीक हैं, ऊपर से आपका साइज़ वही है, एकदम से आपका लोअर वेट गेन हो गया, लेकिन वो लोअर वेट गेन खाली हिप से शुरू नहीं होता, वो लोअर बेली से शुरू होता है आपका। और ये आपका हार्मोनल मेजॉरिटी 35-40 के बाद जो लोग परेशान होते हैं उनमें होता है। एक आपके पास होता है इकरा थायराइड बेली। अब जो आपके पास थायराइड बेली होती है वो भी आपके थायराइड हार्मोन, हमें पता है हमारा थायराइड हार्मोन अब बड़ी आगाही है, ये आपके जो मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करता है। थायराइड बेली भी आपकी थोड़ी थोड़ी जो है वो हार्मोनल बेली से मिलती है। अगेन फिर आपके पास होता है चौथी टाइप ऑफ बेली, कॉर्टिसोल स्ट्रेस बेली। जो कॉर्टिसोल बेली होती है आपके पास, ये अगेन बैलून शेप्ड होती है आपके पास, लेकिन इसको आप और किस तरह पहचान सकते हैं फैटी लिवर से, इसमें आपकी पेरिफ्रीज बहुत ज़्यादा पतली होती हैं और जो आपका चेहरा है वो मून फेस्ड होता है। तो इस खास करके चेहरा आपके पास मून फेस्ड होता है जब आपकी कॉर्टिसोल बेली होती है, और बिल्कुल आसान खता होते हैं, शुगर क्रेविंग्स इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं। सो ये 4 टाइप की बेली है। अब जिस टाइप की बेली है उस तरह का इलाज है। हार्मोनल बेली और स्ट्रेस बेली आप 24 घंटे में से 25 घंटे भी जिम कर लें, कभी कम नहीं होनी है, वर्जिश से कम हो ही नहीं सकती। जब तक आप अपना स्ट्रेस बैलेंस नहीं करेंगे, अपने हार्मोन्स बैलेंस नहीं करेंगे, ये दोनों कम नहीं होगी। अब जो आपकी थायराइड वाली बेली होती है और फैटी लिवर वाली बेली होती है, इसमें 20 to 25% एक्सरसाइज हेल्प करती है। लेकिन अगेन आपकी थायराइड बेली में भी जब आप अपने थायराइड ग्लैंड को इक्विलिब्रियम में लेके आएंगे, आपका थायराइड हार्मोन ठीक होगा। अब जैसे हाइपोथायराइडिज्म के लिए ग्लूटेन जहर है, बहुत बुरा है। हाइपोथायराइडिज्म के लिए जो आटा सबसे बेटर है वो आपके पास किनवा फ्लावर होता है। कितने सारे पेशेंट्स हैं अब थायराइड के, मैंने किनवा फ्लावर भी लॉन्च किया और मैंने ग्लूटेन फ्री आटा भी लॉन्च किया हुआ 14 अनाजों के साथ, वो भी अवेलेबल है। ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। थायराइड, वेट वॉचर्स, डायबिटीज़, सब लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अब अगर आप जिम करते रहें थायराइड के साथ लेकिन आप ग्लूटेन खाते रहें तो आपका थायराइड हार्मोन सारी ज़िंदगी ठीक नहीं होना, बिकॉज ग्लूटेन का जो स्ट्रक्चर है वो आपके थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर के साथ मिलता है। जब आप ग्लूटेन लेते रहते हैं तो आपके जो बॉडी में ऑनगोइंग अटैक है थायराइड ग्लैंड पे वो चलता रहता है। फैटी लिवर में आपके पास जब तक आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के लेवल्स मैनेज नहीं करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल को मोर एक्टिव नहीं करेंगे, अपनी डाइट से अनहेल्दी चीज़ें कट आउट नहीं करेंगे, वो भी आपके पास ठीक नहीं होगा। जिन लोगों को फैटी लिवर है वो मेरी वेबसाइट पे वेट लॉस पैकेज चेक कर सकते हैं, मेरा डायबिटीज़ पैकेज चेक कर सकते हैं, क्योंकि फैटी लिवर की मोस्टली वही ट्रीटमेंट होती है आपके पास जो डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट होती है। एक प्रोडक्ट मैंने लॉन्च किया है इकरा खास करके फैटी लिवर के लिए, लिवर डिटॉक्स के नाम से। लिवर डिटॉक्स में मैंने बड़ी नायाब चाइनीज़ हर्ब्स, मिल्क थिसल, स्टार एनीस, अदरक, फेनल, अगेन त्रिफला, उसमें मैंने चुकंदर का पाउडर, ब्लैक कॉफ़ी का पाउडर, कुछ ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं। अगर आप लिवर डिटॉक्स कुछ अर्सा यूज़ करना शुरू करेंगे, आपको 10-15 दिन में फील होना शुरू हो जाएगा कि आपका पेट हल्का हो रहा है। फैटी लिवर के लिए मेरे लिवर डिटॉक्स के अलावा आप मेरी स्लिम शॉट टी, स्लिम शॉट ड्रॉप्स, सेब का सिरका और करेला पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब मेरे वेट लॉस पैकेज में जो है उसमें आपके पास शामिल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ये एक एक्स्ट्रा खर्चा लग रहा होता है, तो उनको घर में ऐसी कोई चीज़ें आप बता सकती हैं, कोई 4 से 5 चीज़ें या 4 से 5 एक्सरसाइज या कुछ भी कि वो अपने बेली फैट को कंट्रोल भी कर सकें और उनके लिए इजी भी हो जाए। अच्छा, एक्सरसाइज अगेन मैंने आपको बताया है कि हेल्प नहीं करती है उस तरह से बेली फैट में, अनलेस एंड आपका फैटी लिवर ना हो या थायराइड ना हो, वो आपको 20 to 25% जो है वो हेल्प करती है।
आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, शाम को 5-6 बजे के बाद ना खाएं, सुबह 10-11 बजे से पहले ना खाएं, और इसके साथ साथ कार्ब से दूर रहें, रिफाइंड फूड से आप दूर रहें, कोशिश करें कि ज़्यादा प्रोटीन बेस्ड आप डाइट लें, सैलड्स लें, आप यखनियाँ लें। हमारा स्लीप साइकिल हमारी हेल्थ वाइज कितना जो है वो रिलेटेबल होता है? देखिए जी, अगर आप रात के 11 बजे के बाद जागते हैं तो आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसके लेवल्स ऊपर जाना शुरू कर देते हैं। अब जो कॉर्टिसोल है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके रिलैक्सेशन हार्मोन मेलाटोनिन से। मेलाटोनिन वो रिलैक्सेशन हार्मोन है जो आपके दिमाग का एक हिस्सा हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है जब आप रात को रेस्ट करना चाहते हैं और आराम करना चाहते हैं। अगर आप रात को जागते रहेंगे 11 बजे के बाद तो आपका मेलाटोनिन ऊपर नहीं जाएगा और आप अपनी बॉडी का पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब कर देंगे। अब कॉर्टिसोल जब ऊपर जाता है वो इंसुलिन को भी ऊपर लेके जाता है और ग्रोथ हार्मोन को नीचे लेके जाता है। अगर आपका कद बढ़ गया, आप बड़े हो गए, उसका ये मतलब नहीं है कि अब उसके बाद आपको ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत नहीं है। ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत आपको अपनी रिपेयर के लिए, रीजनरेशन के लिए। बहुत बड़ा एंटी एजिंग हार्मोन है। जो लोग रात को जल्दी सोते हैं बहुत देर से बूढ़े होते हैं। आप दुनिया के सारे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स यूज़ कर लें, जिनके मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ, लेकिन अगर आप रात को सारी देर तक जागेंगे तो इतनी जल्दी आपको क्रोस फीट आएंगे और इतनी जल्दी आपको रिंकल्स आएंगे, क्योंकि जो रात को जागने से जो आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है वो ग्रोथ हार्मोन को नीचे लेके जाता है। जो लोग कार्ब से दूर रहते हैं, अब तक माशाल्लाह मैं 40 के करीब हूँ, मुझे क्रोस फीट नहीं आए। मैंने ज़िंदगी में कभी बोटॉक्स या कुछ नहीं लगवाया, फिलर नहीं लगवाया, अल्लाह का शुक्र है। सिर्फ रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, खाना नीट खाना और अपने काम से काम रखना। वाह, अगर मैं आपकी डाइट पूछूं पूरे दिन की तो हाँ जी, प्लीज शेयर करें कि आपकी जो इतना यंग रहने की माशाल्लाह और इतना एक्टिव रहने की क्या डाइट है इसके पीछे? मैं दिन में 2 मील्स लेती हूँ। अगर मैं सुबह 9 बजे नाश्ता कर लूँ तो फिर दोपहर को 3 या 4 बजे मैं खा लेती हूँ और मैं अपनी मील ख़त्म कर लेती हूँ। अगर मेरा नाश्ता 11 बजे हो फिर मैं डिनर 5 से 5:30 के बीच कर लेती हूँ। जो मेरा नाश्ता है वो हमेशा एग बेस्ड होता है। अभी नाउ आई एम 38, जब तक मैं 36 थी मैं 2 अंडे खाती थी डेली। अब मैं 1 अंडा खाती हूँ और मैं एक छोटी सी अपनी मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सार चावला का जो आटा है ग्लूटेन फ्री, उसमें मैंने काफ़ी अनाज डाले हैं, जवार, बाजरा, मकई, जॉब एंड बेसन। उसकी मैं बिल्कुल एक छोटी सी सीडी साइज से भी छोटी चपाती लेती हूँ। मेरा अपना शुगर फ्री पीनट बटर आटा भी है, 1 टेबल स्पून मैं पीनट बटर का लेती हूँ। अगर पीनट बटर का मैं 1 टेबल स्पून ना लूँ तो मेरा सिद्धर शहद है मेरी अपनी ब्रांड का, उसका मैं 1 टेबल स्पून ले लेती हूँ। डिनर में मैं मोस्टली गोश्त खाती हूँ। हफ्ते में 4 या 5 दिन मैं भुना हुआ ठीक ठाक गोश्त खाती हूँ, या मैं बीफ स्टेक खा लेती हूँ, या मैं चिकन और फिश जो है वो ले लेती हूँ। बिल्कुल ठीक है। इसमें हमारा जो पोस्चर है, हम लोगों का हमें आइडिया नहीं होता कि पोस्चर भी बहुत ज़्यादा बीमारियों को लेकर आता है हमारी लाइफ में। वंडरफुल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा पोस्चर किस तरह मैटर कर रहा होता है? मतलब हमारे स्टमक को भी, हमारे मेटाबॉलिज्म को भी पोस्चर का कितना रोल होता है? देखिए जी, खाने के बाद एक तो भूख रख के खाएं और खाने के बाद 20 मिनट्स एटलीस्ट अपराइट बैठे। लोग कहते हैं कि खाने के फ़ौरन बाद चलना शुरू कर दें। नहीं, खाने के फ़ौरन बाद आपने चलना नहीं होता। आपका स्टमक इस वक्त चल रहा है, वो काम कर रहा है। आपने 20 मिनट्स अपराइट पोजीशन में बैठना है और एक ये वॉलंटरी हैबिट है, ये इसको आप अपना रिफ्लेक्स बनाएं, इसकी आप आदत डालें। उसके बाद आप एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स चलें एंड देन यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। और अदरवाइज भी वैसे भी होता है, इंसान कभी ईजी हो जाता है। आई रियली थैंक माई मदर फॉर दैट। मैं बचपन में कभी भी शाने झुका के बैठती थी, मेरी मामा मुझे फ़ौरन टोकती थी और इतना टोकती थी कि अब मुझे आदत हो गई है बिल्कुल चल तो ये भी सीधा है। इट्स अ गुड थिंग। आप अपने आप को कभी भी आदत डाल सकते हैं। आदत क्या है, वो तो कभी भी चेंज हो सकती है डिटर्मिनेशन और विल पावर से। कोशिश करें हमेशा अपराइट बैठने की, इन अ गुड पोजीशन, और बहुत ज़्यादा ना बैठा करें। देखिए जी, अगर आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, कुछ लोगों की होती है सिटिंग जॉब्स, मेरी भी सिटिंग जॉब है, मीटिंग करनी है, पेशेंट देखने हैं, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि पेशेंट्स को 5 मिनट्स का ब्रेक दे दी जाए और मैं उस 5 मिनट्स में ऑफिस में खड़े होकर वॉक करना शुरू कर दूँ। 30-40 मिनट्स के बाद 5-10 मिनट्स के लिए उठ ज़रूर जाया करें। एक बेहतरीन आदत जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्पीड अप कर देगी, एक लास्ट बात मैं बताना चाहूँगी, सुबह उठ के 1 से 1.5 घंटा वॉक ज़रूर करें। आपके पूरे की पूरी सर्कुलेशन, पूरे का पूरा लिम्फेटिक्स और आपका बाल जो है वो एक्टिव हो जाता है। और पानी पी लें सुबह उठ के, बगैर खाए आप वॉक करें और पानी पी लें। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, पानी में भी बहुत सारे लोग कहते हैं लेमन स्क्वीज करके पी लें, शहद डाल के पी लें, तो ये इफेक्टिव होती है? डेफिनेटली इफेक्टिव होता है। मेरा पानी तो सुबह इसी तरह होता है। मैं अपने पानी में आपको बताऊं, सुबह 1 टीस्पून अपना आंवला पाउडर डालती हूँ, 1 टीस्पून मोरिंगा डालती हूँ, 1 टीस्पून मैं लिवर डिटॉक्स डालती हूँ, 1 टीस्पून मैं शतावरी डालती हूँ, नींबू निचोड़ती हूँ और 3 से 4 कतरे अपने ही सेब के सिरके के डालती हूँ। आप सब चाहें तो आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। आपको अपना पेट हल्का लगेगा, साथ चिपका हुआ लगेगा, मूड अच्छा लगेगा, एनर्जी ऊपर लगेगी और आप हैरान हो जाएंगे कि उठने के बाद 3-4 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी।
वाओ, अमेजिंग, वंडरफुल सेशन विद यू, थैंक यू सो मच। Thank you. आई होप कि इस एपिसोड की मदद से आपको बहुत सारी नई हर्ब्स का पता चला होगा जिनको आप घर में इस्तेमाल करने से अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर इसी से रिलेटेड आपका भी कोई मसला है या आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।